हेलो दोस्तों, मैं अभिषेक रॉय आपका हार्दिक स्वागत करता हूं हम अपने यूट्यूब चैनल पर। है ना। आज एक महत्वपूर्ण टॉपिक के साथ भी आए हैं। है ना। और ये काफी चर्चा भी में भी है इन दिनों, क्योंकि केंद्र सरकार ने सीएए को लागू करने का प्लान बना लिया है ना। कि इसे 2024 में लागू किया जाएगा। और लागू करने के लिए क्या प्रोसीजर होना चाहिए, क्या नियम होना चाहिए, ये भी नियम बना दिया गया है। ये नियम है क्या, इसमें दिक्कत कहाँ है ना। और यह सीएए है क्या, ये सारा चीजें हम इसमें कवर करेंगे। और अगर किसी लोगों को अगर दिक्कत है सीएए से, तो वो दिक्कत है क्या, क्लियर है। तो ये सारे बातों पर हम डिस्कस करेंगे। तो चलो हम शुरू करते हैं। सबसे पहला चीज तो यही है कि ये चर्चा में है क्यों। क्लियर, क्यों है ये चर्चा में, कि हाल ही में भारत सरकार ने नागरिकता संशोधन अधिनियम 2019 यानी सीएए 2000 जो 19 है, नियमों को अधिसूचित किया गया है ना। जिससे दिसंबर 2019 में संसद द्वारा पारित होने के 4 वर्ष बाद इसके कार्यान्वयन का मार्ग प्रशस्त हुआ। बेसिकली है कि ये जो है सीएए को लागू करने का प्लानिंग बन चुका है। अब ये सीएए है क्या, ये चीज समझते हैं। सीएए का मतलब है कि सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट 2019 एक भारतीय कानून है जो पाकिस्तान, बांग्लादेश तथा अफगानिस्तान के 6 धार्मिक अल्पसंख्यक, क्लियर है। क्योंकि ये जो पाकिस्तान है, बांग्लादेश है या अफगानिस्तान है, इसमें कौन सा बहुसंख्यक है, क्योंकि ये मुस्लिम देश है। तो मुस्लिम लोग यहाँ ज्यादा रहते हैं। और मुस्लिम के अलावा जितने भी जो धार्मिक लोग हैं, चाहे हिंदू हो, सिख हो, बौद्ध हो, जैन हो, पारसी हो, ये सब क्या है, ये अल्पसंख्यक में है। तो वही चीज यहाँ पर बोल रहा है कि जो 3 देशों में है, पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान में 6 धार्मिक अल्पसंख्यक, है ना, हिंदू, सिख, बौद्ध, जैन, पारसी से संबंधित प्रवासियों के लिए भारतीय नागरिकता का जो मार्ग है वो प्रशस्त हुआ। क्लियर है ना। मैंने इसको अलाउ किया गया। अब सवाल ये उठता है कि ये जो नागरिकता संशोधन कानून को लेकर सरकार द्वारा जारी किए गए नियम है क्या। यही नियम के लेकर चर्चा बहुत ज्यादा है। तो ये नियम है क्या, ये चीज समझते हैं। सबसे पहले हम बैकग्राउंड को समझते हैं कि क्या इतिहास में ऐसा हुआ है या ये पहली बार हुआ है ना। तो ऐसा नहीं है कि सरकार इसको पहली बार लागू किया है, कि सरकार ने शरणार्थियों की दुर्दशा को दूर करने के लिए पहले भी कदम उठाए हैं, जिसमें वर्ष 2004 में नागरिकता नियमों में संशोधन किया है। ठीक है, 2004 में भी ऐसा हो चुका है, वर्ष 2014 में हुआ, 15 में हुआ, 16 में हुआ और 18 में भी इस टाइप का जो अधिसूचना है वो जारी किया गया है कि अगर दूसरे देशों में अल्पसंख्यकों को दबाया जाता है, तो भारत सरकार इसको क्या करेगी, एक नियम बना के उन शरणार्थियों को या उन लोगों को जिनके ऊपर प्रताड़ित हो रहा है ना, या जिनको प्रताड़ित किया जा रहा है, उनको क्या करेगा, भारत में रहने के लिए अलाउ किया जाएगा या नागरिकता दिया जाएगा। सीएए नियम 2024, पहला सवाल तो यही कि ये है क्या। नागरिकता अधिनियम 1955 की धारा 6B सीएए के अंतर्गत नागरिकता के लिए आवेदन प्रक्रिया का आधार है। बेसिकली आवेदन आपको कैसे करना है, कहाँ करना है, और आपको आवेदन में क्या क्या चीजें को आपको अटैच करना है, मतलब क्या चीज आपको डॉक्यूमेंट्स लगेगा। भारतीय नागरिकता हेतु पात्र होने के लिए आवेदक को अपनी राष्ट्रीयता, है ना, अगर किसी व्यक्ति को बताना है कि हम भारत के नागरिक हैं, तो आपको बताना होगा कि नेशनलशिप, राष्ट्रीयता, धर्म, भारत में प्रवेश की तिथि, भारतीय भाषाओं में से किसी एक में क्या है, दक्षता का प्रमाण पत्र देना होगा। उठता है कि मूल देश का प्रमाण, आप भारत से ही हैं या इसका क्या प्रमाण है ना। तो इसमें है कि आपको क्या मांगा जाएगा, आपको मांगा जाएगा जिसमें जन्म अथवा शैक्षणिक प्रमाण पत्र, एजुकेशन क्वालिफिकेशन, पहचान दस्तावेज, आधार कार्ड, पैन कार्ड, लाइसेंस कुछ मांग सकता है, भूमि रिकॉर्ड अगर आपके नाम पर जमीन है तो, या उल्लिखित देशी नागरिकों को सिद्ध करने के लिए कोई भी दस्तावेज शामिल है ना, कि आप भारत के ही, इनमें से कोई आपको एक देना पड़ेगा। दूसरा है कि भारत में प्रवेश की तिथि, यानी भारत आप कब आए थे। क्लियर है, जैसा कि बताया कि अगर क्या है कि 2014 से या दिसंबर 2014 से पहले आए हैं, तो आपको क्या होगा,
कि आपको नागरिकता क्या होगा, दिया जाएगा। तो खैर वो तो हम आगे बात करेंगे। आवेदकों में भारत के प्रमाण के रूप में 20 अलग अलग दस्तावेज प्रदान कर सकते हैं, जिसमें वीजा भी हो सकता है ना, आवासीय परमिट, जनगणना पर्चियां, ड्राइवरी लाइसेंस, आधार कार्ड, राशन कार्ड, है ना, सरकार अथवा न्यायालय पत्र, कोई भी आपके पास डॉक्यूमेंट्स है, जन्म प्रमाण पत्र, और बहुत कुछ शामिल है ना, वो सारा चीजें आपको, है ना। तो बेसिकली क्या है कि जो ये जो नियम लागू किया है, तो उसमें से आपको बताया जाएगा कि आप कहाँ से, है ना, आपको बताना होगा। और दूसरा है कि आप भारत में, अगर आप बाहर से हैं तो आप भारत में कब प्रवेश किए हैं, है ना। तो दोनों बातें यहाँ इसमें लागू किया जाता है। ठीक है। अब सवाल ये उठता है कि आपको ये डॉक्यूमेंट्स देना कहाँ है। क्लियर है। तो गृह मंत्रालय ने सीए के अंतर्गत नागरिकता आवेदन को संसाधित करने के लिए काम जो है करने का, जो केंद्र सरकार के तहत डाक विभाग और जनगणना अधिकारियों को सौंपा है ना। अब डाक विभाग और कलेक्टेरिएट में जो जनगणना है ना, उसको के यहाँ आपको जो है क्या करना है, उसके यहाँ आपको डॉक्यूमेंट सबमिट करना है। अब पहला सवाल तो यही है कि जो ये जो नागरिकता संशोधन अधिनियम 2019 क्या है, इसके बारे में भी हम थोड़ा सा बात कर लेते हैं। कि भारत में नागरिकता क्या है, कि नागरिकता एक व्यक्ति तथा राज्य के बीच कानूनी स्थिति और संबंध है, जिसमें विशिष्ट अधिकार, आपको, अगर आप भारत के नागरिक हैं तो आपको कुछ अधिकार मिलेगा। जैसे भारत में कौन सा अधिकार है, फंडामेंटल राइट, कर्तव्य भी है, फंडामेंटल ड्यूटी, है ना, शामिल होते हैं। भारत में नागरिकता संविधान के संघ सूची में, यानी ये आता है सेंटर लिस्ट में, बेसिकली ये है। ये 7वीं अनुसूची में 3 लिस्ट है ना। कौन कौन सा लिस्ट, वो है संघ सूची, यूनियन लिस्ट, एक है स्टेट लिस्ट, एक है कंकरेंट लिस्ट। तो ये आता है यूनियन लिस्ट में। और अगर यूनियन लिस्ट में आता है तो उसको कानून बनाने का अधिकार किसका है, संसद का, के अंतर्गत कानून बनाने का प्रक्रिया ये होती है। 26 जनवरी 1950 को भारत के संविधान द्वारा भारतीय नागरिकता के लिए पात्र लोगों की श्रेणियां स्थापित की है ना। यानी भारत के नागरिक कौन होंगे, ये कहाँ लिखा हुआ है ना, नागरिकता अधिनियम में ये बातें लिखा हुआ है। क्लियर है। अब भारतीय संविधान के 6 से लेकर 11 तक जो है वो बातें लिखा हुआ है। खैर, इस अधिकार के अंतर्गत संसद ने नागरिकता अधिनियम 1955 को लागू किया। ठीक है। बेसिकली क्या है कि जो नागरिकता अधिनियम है, हमारे भारत के संविधान का आर्टिकल 6 से लेकर 11 तक का आर्टिकल में लिखा हुआ है। ठीक है। और ये जो है पूरी तरह से हो 26 जनवरी 1950 को लागू हो गया। अब जब भी संविधान में कोई भी चीज लागू होता है या लिखा जाता है, तो उसे लागू करवाने के लिए संसद एक कानून बनाती है। तो नागरिकता के लिए जो कानून बना, वो बना नागरिकता अधिनियम 1955। क्लियर है। और उसी को अभी तक चेंज कर करके जो है वो क्या है, यही वाला जो नागरिकता अधिनियम है 1955 वाला, इसी को चेंज किया कब, 2019 में, है ना। और पहले भी चेंज होता आया है, लेकिन जो लेटेस्ट है ये वही है। और ये अधिनियम निर्दिष्ट करता है कि भारत में नागरिकता 5 तरीकों से हासिल की जा सकती है। ठीक है। कौन सा अधिनियम, 1955 वाला। भारत में जन्म से, अगर आपका जन्म भारत में हुआ ही है, वंश, आपके माता पिता भारत से है, पंजीकरण के माध्यम से आप रजिस्ट्रेशन करा के करवा सकते हैं, या प्राकृतिकरण, यानी भारत में विस्तारित निवास द्वारा भारत क्षेत्र में शामिल करके जो है वो क्या होता है, करके किया जाता है ना। या भारत सरकार बेसिकली किसी क्षेत्र को अगर हड़प लिया है तो उस पर, है ना, या कब्जा कर लिया है, तो उस पर रहने वाले जितने भी लोग हैं वो भी भारत के नागरिक हो जाएंगे, है ना। राजदूत के लिए भारत में जन्मे बच्चे केवल देश में उनके जन्म के आधार पर भारतीय नागरिकता के पात्र नहीं होंगे, है ना। यानी जो राजदूत हैं, जैसे मान लेते हैं यूएसए का, अमेरिका का राजदूत इंडिया में रह रहा है, तो अगर उनके बाल बच्चे जो है ना, यहाँ पैदा होते हैं, तो ऐसा नहीं होगा कि इनको नागरिकता दिया जाएगा, नहीं। तो राजदूत के लिए ये जो है वो अलाउ नहीं है ना। अब समझते हैं कि जो नागरिकता अधिनियम जो 1955 में जो चेंज किया है, कब, 2019 में, अब उसमें से क्या प्रावधान किया गया है वो चीजें समझते हैं। पाकिस्तान, बांग्लादेश, अफगानिस्तान से हिंदू, सिख, बौद्ध, जैन, पारसी,
ईसाई प्रवासियों को नागरिकता देने के लिए नागरिकता अधिनियम 1955 में वर्ष 1919 में, है ना, वर्ष 2019 में संशोधित किया गया था। ठीक है, वही बात है। संशोधन के तहत 31 दिसंबर 2014 को भारत में आकर रहने और अपने मूल देश का मतलब किन सा देश? पाकिस्तान, अफगानिस्तान और बांग्लादेश। ठीक है, मूल देश में धार्मिक उत्पीड़न, भय या धार्मिक उत्पीड़न, ठीक है, अगर आपको कोई धार्मिक उत्पीड़न करता है, डराता है, का सामना करने वाले प्रवासियों को त्वरित नागरिकता के लिए पात्र बनाया जाएगा। है ना, बेसिकली इसका मतलब ये होता है कि जो पाकिस्तान, अफगानिस्तान और बांग्लादेश में अगर कोई मुस्लिम के अलावा किसी भी धार्मिक लोगों को डराया जाता है और डर से वो क्या करता है कि अपने देश छोड़ देते हैं और वो भारत आ जाते हैं, है ना, तो उनके लिए ये प्रावधान किया गया। कब इनको आना चाहिए? आना चाहिए 31 दिसंबर 2014 से पहले। क्लियर है, वही मामला है। यह 6 समुदायों के सदस्यों को विदेशी अधिनियम 1946 और ट्रांसपोर्ट अधिनियम 1920 के तहत भारत के तहत किसी भी आपराधिक मामले से छूट देता है जो अवैध रूप से देश में प्रवेश करने तथा समाप्त वीजा एवं परमिट पर रहने के लिए सजा निर्दिष्ट करता है ना। मतलब बेसिकली अगर कोई भागता है तो इस अधिनियम के तहत, कौन सा अधिनियम? विदेशी अधिनियम 1946 और पासपोर्ट अधिनियम 1920 के तहत कुछ छूट का जो है वो प्रावधान करता है। क्लियर है, तो ये बात है। अब सवाल ये उठता है कि ये जो नागरिकता अधिनियम है ना, अब यहाँ पर कुछ छूट देता है, यानी नागरिकता अधिनियम 2019 जो है वो छूट देता है। किसमें छूट देता है भाई? देखते हैं। नागरिकता अधिनियम 1955 के अंतर्गत देशीयकरण द्वारा नागरिकता प्राप्त करने हेतु आवेदक को पिछले 12 महीने से लगातार और साथ ही पिछले 14 वर्षों में से 11 वर्ष भारत में रहना चाहिए। ठीक है, यानी 1955 में क्या लिखा है कि अगर किसी व्यक्ति को भारत का नागरिकता चाहिए, किस प्रकृति के द्वारा? देशीयकरण के प्रकृति के द्वारा, तो उसके लिए कम से कम 12 वर्ष जो है भारत में जो है वो क्या होगा? रहना पड़ेगा, है ना। और पिछले 1 साल से तो रहना ही है, लेकिन 14 वर्ष में से 11 वर्ष जो है भारत में क्या होगा? इसको रहना पड़ेगा। क्लियर है। लेकिन 2019 में क्या चीजें चेंज किया है कि ये संशोधन करके निर्दिष्ट 6 धर्मों में उपयुक्त 3 देशों में से संबंधित आवेदकों के लिए 11 वर्ष रहने की शर्त को 6 वर्ष कर दिया है। यानी 11 वर्ष अब रहने की जरूरत है, मात्र 6 साल से अगर वो भारत में रह रहा है। कौन सा देश? सिर्फ यही 3 देश, पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान। तो इन्हें क्या होगा कि नागरिकता दिया जाएगा। क्लियर है। किसको? मुस्लिमों को छोड़कर, क्योंकि मुस्लिम जो इन तीनों देश में वो कहाँ है? वो है बहुसंख्यक में है। क्लियर है, यहां तक तो कोई समस्या नहीं। अब यहाँ सवाल सवाल ये उठता है कि जो नागरिकता जो अधिनियम है उसमें क्या पूरे देश में लागू होगा, है ना, या कुछ जगह को छूट मिला है? तो इसमें जो है जो है वो कुछ जगहों पर छूट दिया गया है। वो छूट है क्या? ये चीजें समझते हैं। सीए भारतीय संविधान की 6ठी अनुसूची के तहत उल्लेखित क्षेत्रों पर लागू नहीं होगा। ठीक है, अब ये कौन कौन सा क्षेत्र है? असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम के जनजातीय क्षेत्र शामिल है। यानी बेसिकली ये जो आदिवासी क्षेत्र है 6वीं अनुसूची में, उन क्षेत्रों में जो है वो ये लागू नहीं होगा। इसके अतिरिक्त इनर परमिट सिस्टम के अंतर्गत आने वाले क्षेत्रों को भी सीएए से छूट दी गई। अब सवाल ये उठता है कि इनर परमिट सिस्टम है क्या? यहां भी लागू नहीं होगा। इनर लाइन की अवधारणा पूर्वोत्तर के आदिवासी बहुल, ठीक है, यानी ये भी जो है आदिवासी क्षेत्रों में है। मैदानी पहाड़ी को मैदानी इलाकों से अलग करती है। ठीक है, अगर मान लेते हैं कि ये है पहाड़ी इलाका, ठीक है, और ये है मैदानी इलाका। ठीक है, तो अगर मैदानी से पहाड़ी में कोई व्यक्ति जाना चाहता है, चाहे मैदानी हो या भारत के किसी भी क्षेत्र से हो, ठीक है ना, वही चीजें यहां पर लिखता है।
अलग करती है। यह पहाड़ी क्षेत्रों में प्रवेश करने तथा आवास करने के लिए अन्य क्षेत्रों से भारतीय नागरिक को इनर लाइन परमिट की आवश्यकता होती है। अगर आपको मैदाने से पहाड़ी क्षेत्रों में जाना है तो क्या करना होगा, इनर परमिट लाइन की आवश्यकता होगी। आइए कौन कौन सा राज्य में है? वर्तमान में इनर लाइन परमिट भारतीय नागरिकों सहित सभी व्यक्तियों के लिए अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम और नागालैंड की यात्रा को नियंत्रित करता है। ठीक है, अगर आप यहाँ पे जाना चाहते हैं इन क्षेत्रों में, अरुणाचल में, मिजोरम में और क्या है, नागालैंड में, है ना, तो क्या होगा, आपको क्या होगा, तब आपको इनर परमिट लाइन की जरूरत पड़ेगी। इसका बहिष्कार का उद्देश्य पूर्वोत्तर क्षेत्र में आदिवासी और स्वदेशी समुदायों के हितों की रक्षा करना, यह सुनिश्चित करना कि इन क्षेत्रों में रहने वाले व्यक्ति सीएए 2019 के प्रावधानों के तहत नागरिकता की मांग नहीं कर सकते, है ना। तो ये चीजें हैं, है ना। बेसिकली क्या है कि जो आदिवासी क्षेत्र है उनको कोई डिस्टर्ब ना हो, है ना, इस वजह से जो है इसको जो है ना, अलाउ किया गया है कि अगर आप वहां जाते हैं तो इनर परमिट लाइन की जरूरत पड़ेगी। तो सवाल ये उठता है कि दिक्कत कहाँ है, सीएए अगर लागू होता है तब समस्या क्या है, वही चीज समझते हैं। पहला चीज तो है संवैधानिक समस्या क्या है। संविधान का एक अनुच्छेद है 14 भारत में, जिसको आप बोलते हैं कि कानून के समक्ष समानता का अधिकार है ना, कि गारंटी देता है, जो धर्म के आधार पर भेदभाव को रोकता है ना। सभी व्यक्ति समान है, अगर कानून बनाया है तो सभी के लिए बनाना चाहिए, सभी देशों के बनाना चाहिए और सभी धर्म के लोगों के लिए भी बनाना चाहिए, है ना। तो ये एक समस्या है। सीए में धर्म के आधार पर नागरिकता देने का प्रावधान भेदभावपूर्ण माना जाता है ना। क्लियर है। अब सीधा बोल दीजिए कि इन देशों में जो है जिस भी व्यक्ति के साथ अन्याय हो रहा है वो सारे व्यक्ति को जो है क्या मिलेगा, है ना, भारत में नागरिकता मिलेगा। क्लियर। तो ऐसा नहीं है कि मुस्लिमों को छोड़कर बाकी जो 6 जो धर्म है उसके आधार पर आप जो है नागरिकता दे रहे हैं। मताधिकार से वंचित होने की संभावना, है ना, अगर जो व्यक्ति यहाँ आ गया है तो उनको क्या समस्या है। सीए को अक्सर जो है एनआरसी, है ना, नेशनल सिटीजनशिप रजिस्टर से जोड़ा जाता है। अब ये नेशनल सिटीजनशिप रजिस्टर है क्या, जो अवैध प्रवासियों की पहचान हेतु प्रस्तावित राष्ट्रव्यापी अभ्यास है। यानी बेसिकली एनआरसी क्या है कि भारत में जितने भी लोग रह रहे हैं उनको क्या है कि डॉक्यूमेंट्स मांगा जाता है कि आप, है ना, कि आप भारत के नागरिक हैं या नहीं हैं, है ना। तो उसको भी इसी के साथ जोड़ के देखता है, जो ठीक भी है। आलोचक को डर है कि सीएए दोषपूर्ण एनआरसी को संयोजन कई नागरिकों के मताधिकार से वंचित कर सकता है जो अपने दस्तावेज साबित करने में असमर्थ है। मान लीजिए वो भारत का ही नागरिक है लेकिन वो क्या है कि उनके पास कोई डॉक्यूमेंट्स है नहीं। बहुत सारे लोग हैं जिनके पास अभी भी आधार कार्ड नहीं है ना, तो वो क्या करेंगे, है ना। ऐसा है, ऐसा नहीं है कि ऐसा नहीं हुआ है कि अगस्त 2019 में जारी असम में एनआरसी के अंतिम मसौदे में लगभग 19.06 लाख से अधिक लोगों को बाहर कर दिया है। अब इनके साथ क्या होगा, यानी एनआरसी जब बनाया कि आप इंडिया के हैं नहीं हैं, तो आप कहाँ के हैं, तो उसमें से जो है 19 लाख लोग जो है इनके जो डॉक्यूमेंट्स दिखा ही नहीं पाए, जो डॉक्यूमेंट्स उन्होंने मांगा था। तो इन लोगों के साथ क्या होगा, है ना। तो यही सारा समस्या जो है ना, लोगों को है। तो देखते हैं आगे क्या होगा, अगर कुछ भी होता है तो फिर हम आपको अपडेट करेंगे, है ना। तो आज भर इतना ही है। थैंक यू।